फिल्म की शुरुआत टॉम नाम के एक आदमी से होती है जो एक छोटी नाव में बेहोश पड़ा होता है। कुछ ही पल बाद उसे धीरे धीरे होश आता है। वह पानी में हाथ डालता है और वहां से एक कुत्ते की पट्टा लीश बाहर निकालता है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि इस सफ़र की शुरुआत उसने अकेले नहीं की थी, बल्कि उसके साथ एक कुत्ता भी था। लेकिन अब वह कुत्ता कहीं दिखाई नहीं देता। इससे पहले कि टॉम समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ है, अचानक हवा में एक बेहद अजीब और डरावनी आवाज़ गूंजने लगती है। तभी सीन बदल जाता है। अब हम एक स्थानीय रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां हैरी अपने दोस्तों जेरी और डेल के साथ बैठा होता है। बातचीत के दौरान डेल द्वीप पर हो रही रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र करता है। उसका मानना है कि इन सब के पीछे एक रहस्यमयी परजीवी पैरासाइट का हाथ है। डेल के अनुसार यह परजीवी लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है और उनके व्यवहार को बदल सकता है। वह ये भी कहता है कि बिल्लियां इस परजीवी को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हैरी उसकी बातों को पूरी तरह बकवास समझता है और उसे ऐसी बेकार बातें बंद करने के लिए कहकर वहां से निकल जाता है। डेल भी उसके पीछे बाहर आता है और उससे घर तक छोड़ने की विनती करता है। दोनों कार से जा रहे होते हैं कि तभी अचानक एक कबूतर उनकी कार के सामने आकर टकरा जाता है। दोनों नीचे उतरकर उसे देखने लगते हैं। डेल एक पत्थर उठाता है और धीरे से हैरी से कहता है कि इस कबूतर की तकलीफ खत्म कर दो। लेकिन हैरी उसे ध्यान से देखने के बाद कहता है कि इसकी मौत पहले ही हो चुकी है। कुछ देर बाद हैरी अपने घर पहुंचता है। वहां वह अपने पिता टॉम को बिल्कुल चुपचाप खड़ा देखता है। टॉम परिवार के कुत्ते को घूर रहा होता है, जबकि कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। हैरी अपने पिता को आवाज़ देता है और पूछता है कि वह क्या कर रहे हैं, लेकिन टॉम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तब हैरी उन्हें सहारा देकर उनके कमरे तक ले जाता है। अगली सुबह हमारी मुलाकात हैरी की बहन ऑड्री से होती है। वह अपनी बेटी एमिली के साथ रसोई में होती है। कुछ समय बाद ऑड्री और एमिली नाव के जरिए पास के एक रहस्यमयी द्वीप की ओर निकलते हैं। ऑड्री के साथ उसका सहकर्मी पॉल भी होता है। पॉल वहां रिसर्च करने आया है क्योंकि पिछले कुछ समय से उस द्वीप के आसपास बड़ी संख्या में मछलियां रहस्यमयी तरीके से मर रही हैं और कोई भी इसकी वजह नहीं समझ पा रहा। उधर हैरी अपने घर में उठता है और अपने पिता को आवाज़ देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि टॉम की नाव भी गायब है। वह तुरंत वॉकी टॉकी उठाकर अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश करता है और बार बार पूछता है कि वे कहाँ हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है। कुछ देर बाद टॉम अचानक वापस लौट आते हैं और बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहते हैं कि वे सुबह थोड़ी देर के लिए नाव लेकर बाहर गए थे। हैरी तुरंत उनसे पूछता है कि क्या वे पूरी रात बाहर थे या अभी सुबह ही गए थे, लेकिन टॉम इस सवाल को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि नाव को अच्छी तरह बांध दो। उनका यह अजीब व्यवहार हैरी को अंदर ही अंदर परेशान करने लगता है। दूसरी तरफ ऑड्री और पॉल उस रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद स्थानीय अधिकारी उन्हें बताते हैं कि पिछले कई दिनों से समुद्र किनारे भारी मात्रा में मरी हुई मछलियां बहकर आ रही हैं। पॉल पूछता है कि आखिर कितनी मछलियां मरी हैं। जवाब सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, लगभग 10 टन मछलियां। कुछ ही देर बाद ऑड्री भी समुद्र किनारे पहुंचती है और अपनी आंखों से दूर दूर तक फैली हुई अनगिनत मरी हुई मछलियों का भयावह नज़ारा देखती है। उसी रात ऑड्री और पॉल हैरी के घर रात का खाना खाने आते हैं। खाने के दौरान हैरी मजाक करते हुए कहता है कि अच्छा हुआ पॉल बीच की सफाई में मदद कर रहा है, क्योंकि वहां फैली मरी हुई मछलियों की बदबू अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। तभी सभी के मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर इतनी सारी मछलियां एक साथ क्यों मर रही हैं। पॉल अपनी रिसर्च के आधार पर समझाता है कि जब बहुत बड़ी संख्या में मछलियां एक ही जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से कम हो जाती है। उसके अनुसार शायद यही वजह इस रहस्यमयी घटना के पीछे हो सकती है। खाना खत्म होने के बाद हैरी छोटी एमिली को मछली पकड़ने के लिए समुद्र किनारे ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि आसपास मौजूद लगभग हर मछली पहले से ही मरी हुई है। तब हैरी एमिली से कहता है कि मछलियों की जगह घास के बीच जाकर कुछ मेढक पकड़ ले। इसी बीच घर के अंदर टॉम का व्यवहार पहले से भी ज्यादा अजीब होने लगता है। ऑड्री देखती है कि टॉम ने पानी से एक पूरा कांच का जार भर दिया है। वह हैरानी से पूछती है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। टॉम उसकी तरफ शांति से मुड़कर देखते हैं और बिना कुछ कहे नल बंद कर देते हैं। ऑड्री फिर पूछती है कि क्या उनकी तबीयत ठीक है। टॉम बिल्कुल सामान्य आवाज़ में जवाब देते हैं कि वह पूरी तरह ठीक हैं। उस रात ऑड्री एमिली को सुलाकर उसके कमरे से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी उसकी नज़र एक कांच के जार पर पड़ती है। जार के अंदर एक छोटा सा मेढक बंद होता है। एमिली खुशी से बताती है कि अंकल हैरी ने उसे यह मेढक रखने की इजाज़त दी है। ऑड्री प्यार से समझाती है कि किसी भी जानवर को इस तरह कैद करके रखना सही नहीं है। इस पर एमिली मासूमियत से जवाब देती है कि अगर उसकी माँ रिसर्च के लिए मछलियाँ पकड़ सकती है तो वह भी एक मेढक रख सकती है। ऑड्री मुस्कुरा देती है, उसे गुड नाइट कहकर प्यार से माथा चूमती है और कमरे से बाहर चली जाती है।
कुछ ही देर बाद पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन अचानक आधी रात को एमिली जोर से चीख पड़ती है। उसकी आवाज़ सुनते ही ऑड्री दौड़कर उसके कमरे में पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि टॉम चुपचाप एमिली के बिस्तर के पास खड़े हैं। हैरानी की बात यह होती है कि जैसे ही एमिली टॉम को देखती है, वह तुरंत शांत हो जाती है, मानो उसे अब बिल्कुल डर नहीं लग रहा हो। अगली सुबह ऑड्री हैरी से कहती है कि वह अब इस द्वीप पर एक पल भी नहीं रुकना चाहती और वापस घर जाना चाहती है। हैरी उससे कहता है कि पहले उनके पिता के उठने का इंतजार कर लेते हैं। लेकिन जब वह टॉम के कमरे में जाता है तो वहां कोई नहीं होता। हैरी तुरंत बाहर भागता है और फिर से वॉकी टॉकी के जरिए अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता। बिना समय गंवाए हैरी और ऑड्री नाव लेकर टॉम की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें समुद्र में टॉम की नाव दिखाई देती है। दोनों अपनी नाव उसके पास ले जाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद टॉम अंदर मिल जाएंगे, लेकिन नाव पूरी तरह खाली होती है। नाव को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी चीज़ ने उसे बुरी तरह नुकसान पहुंचाया हो। तभी हैरी की नज़र एक रेडियो बॉय पर पड़ती है, जिससे वही रहस्यमय आवाज़ निकल रही होती है जो उसने पहले भी कई बार सुनी थी। हैरी तुरंत जाकर उस रेडियो को बंद कर देता है। पूरा दिन टॉम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चलता। शाम होने पर एक पुलिस अधिकारी परिवार को बताता है कि कोस्ट गार्ड अगले दिन भी टॉम की तलाश जारी रखेगी। लेकिन हैरी हार मानने वालों में से नहीं होता। अगली सुबह वह अकेले ही अपनी नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ता है ताकि अपने पिता को ढूंढ सके। समुद्र के बीच पहुंचते ही अचानक उसकी नाव का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और फिर से वही डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगती है। इस बार ऐसा लगता है जैसे वह आवाज़ समुद्र की गहराइयों से आ रही हो। सच्चाई जानने की चाह में हैरी डाइविंग सूट पहनता है और समुद्र के अंदर उतर जाता है। वह धीरे धीरे गहराई में जाकर उस आवाज़ का स्रोत खोजने लगता है। लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ समझ आए, अचानक पानी के नीचे कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अगले ही पल सब कुछ काला पड़ जाता है। जब हैरी की आंख खुलती है तो वह खुद को फिर से अपनी नाव पर पाता है। अब रात हो चुकी होती है। उसे बिल्कुल याद नहीं होता कि पानी के नीचे उसके साथ क्या हुआ था और वह वापस नाव तक कैसे पहुंचा। घर लौटने पर ऑड्री उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है। हैरी कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ऑड्री उसे बताती है कि उनकी छोटी बहन जेन कुछ दिनों के लिए इस द्वीप पर आने वाली है। ये सुनकर हैरी खुश नहीं होता। वह कहता है कि जेन ने पिछले 2 सालों में अपने पिता की एक बार भी सुध नहीं ली, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि अब अचानक उसे यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अगली सुबह हैरी और ऑड्री को अस्पताल बुलाया जाता है। वहाँ डॉक्टर उन्हें टॉम की लाश दिखाते हैं। हैरी भारी मन से डॉक्टर से पूछता है कि आखिर उसके पिता की मौत कैसे हुई। डॉक्टर बताते हैं कि संभवतः टॉम का सिर किसी चट्टान से टकरा गया था, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन हैरी इस साधारण सी व्याख्या पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। उसे यकीन होता है कि उसके पिता की मौत के पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ है। उसी रात हैरी अपने दोस्त डेल से मिलता है। डेल उसे बताता है कि पिछले कुछ दिनों में पूरा द्वीप और भी अजीब होता जा रहा है। लोगों का कहना है कि कई पक्षी अचानक आसमान से नीचे गिर रहे हैं और ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही मर चुके होते हैं। डेल की बातें हैरी के दिमाग में घूमने लगती हैं। घर लौटकर वह इंटरनेट पर घंटों तक ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी खोजता रहता है ताकि उसे इन रहस्यमयी घटनाओं की कोई वजह मिल सके। कुछ देर बाद वह अनजाने में ऑड्री और जेन की बातचीत सुन लेता है। दोनों उसी के बारे में धीमी आवाज़ में बात कर रही होती हैं। हैरी बिना कुछ कहे दूर खड़ा उनकी बातें सुनता रहता है। इसके कुछ समय बाद टॉम का अंतिम संस्कार किया जाता है। सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं कि तभी अचानक हैरी को एक बार फिर वही रहस्यमय आवाज़ सुनाई देती है। उसी समय उसकी नज़र भीड़ में खड़ी एक महिला के पीछे जाती है, जहां उसे कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि उसका पिता टॉम खड़ा है। हैरी घबराकर दोबारा देखता है, लेकिन अगले ही पल वह आकृति रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी होती है। इस घटना से बुरी तरह घबराया हुआ हैरी तुरंत वहां से अपनी कार लेकर निकल जाता है। उसी शाम पूरे द्वीप में एक स्थानीय कार्यक्रम का आयोजन होता है, जहां लगभग सभी लोग मौजूद होते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है कि तभी अचानक हैरी अपना आपा खो बैठता है और बिना किसी स्पष्ट कारण के एक आदमी पर हमला कर देता है। वहां मौजूद लोग तुरंत बीच बचाव करते हैं और किसी तरह दोनों को अलग कर देते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और हैरी को हिरासत में ले लेती है। बाद में एक पुलिस अधिकारी उससे मिलने आता है और बताता है कि जिस व्यक्ति पर उसने हमला किया था, उसने उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, इसलिए हैरी को रिहा किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद ऑड्री उसे लेने आती है और दोनों घर वापस लौट जाते हैं। अगली सुबह हैरी एक बार फिर अपनी नाव लेकर समुद्र से वापस आता है। वह नाव को घाट पर बांधता है और घर के अंदर चला जाता है। इसी दौरान समुद्र किनारे मौजूद लोगों की नज़र एक बेहद अजीब दृश्य पर पड़ती है। पूरा बीच अनगिनत मरे हुए कबूतरों से भरा हुआ होता है।
हर तरफ सिर्फ पक्षियों की लाशें दिखाई देती हैं। आखिर ये सब कैसे हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। उसी रात हैरी अपनी बहन जेन को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। वापसी के समय अचानक सड़क के बीचों बीच एक हिरन आ जाता है। ठीक उसी पल हैरी को ऐसा महसूस होता है कि उसके बगल वाली सीट पर उसका मृत पिता टॉम बैठा हुआ है। इस अजीब दृश्य को देखकर हैरी कुछ पल के लिए अपना ध्यान खो देता है और उसकी कार सीधे उस हिरन से टकरा जाती है। अगली सुबह एक पुलिस अधिकारी उसकी कार पर हुए नुकसान को देखता है। कार पर हिरन से टकराने के निशान साफ दिखाई दे रहे होते हैं। अधिकारी हैरी से पूछता है कि आखिर उसने किस चीज़ को टक्कर मारी थी। हैरी सच सच बता देता है कि उसकी कार एक हिरन से टकरा गई थी। पुलिस अधिकारी उसे आगे से सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह देकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हैरी ऑड्री से खुलकर बात करता है। वह बताता है कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ लगातार अजीब घटनाएं हो रही हैं। पिछली रात भी उसका इरादा हिरन को टक्कर मारने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन अचानक सब कुछ काला पड़ गया था। जब उसे दोबारा होश आया तो वह खुद को अपनी नाव पर पाया। उसे ये तक याद नहीं कि वह वहां पहुंचा कैसे। ऑड्री को लगता है कि शायद हैरी किसी मानसिक समस्या या नींद में चलने स्लीपवॉकिंग जैसी बीमारी से जूझ रहा है। इसी वजह से दोनों एक मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। डॉक्टर हैरी से लंबी बातचीत करने के बाद उसका एमआरआई स्कैन कराने का फैसला करते हैं। जब हैरी एमआरआई मशीन के अंदर होता है तभी अचानक वह घबरा जाता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। डॉक्टर और नर्सें तुरंत उसे मशीन से बाहर निकालते हैं। जांच के बाद एक नर्स चुपके से हैरी से बात करती है। वह बताती है कि कई साल पहले एक और मरीज के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उस व्यक्ति ने बाद में ये द्वीप छोड़ दिया था और धीरे धीरे उसकी हालत पूरी तरह ठीक हो गई थी। ये सुनने के बाद भी हैरी साफ कह देता है कि चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, वह इस द्वीप को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यही उसकी जन्मभूमि और उसका घर है। कुछ समय बाद हैरी समुद्र किनारे अपने दोस्त डेल से मिलता है। डेल अपने साथ कई किताबें लेकर आया होता है। वह हैरी से कहता है कि इन घटनाओं के पीछे कोई सामान्य कारण नहीं है। उसके अनुसार इस पूरे द्वीप पर किसी अज्ञात और रहस्यमयी शक्ति का प्रभाव है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। अगली सुबह हैरी एक बेहद डरावना सपना देखता है। वह अपने पिता टॉम को समुद्र किनारे पड़ा हुआ देखता है। टॉम बार बार कुछ फुसफुसा रहे होते हैं, लेकिन उनकी बातें साफ सुनाई नहीं देती। अचानक हैरी की आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन अगले ही पल उसे फिर वही रहस्यमयी आवाज़ सुनाई देती है। इस बार वह आवाज़ कमरे में रखे एक स्पीकर से आ रही होती है। उस अजीब आवाज़ से परेशान होकर हैरी स्पीकर उठाकर घर के बाहर फेंक देता है। तभी पास में एक कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। हैरी ऊपर नज़र उठाता है और सामने उसे अपने पिता जैसी दिखने वाली एक रहस्यमयी आकृति दिखाई देती है। हैरानी की बात यह होती है कि उस आकृति को केवल हैरी ही देख पा रहा होता है। बिना एक पल गंवाए वह उस कुत्ते को अपने साथ लेता है, नाव में बैठता है और सीधे समुद्र के बीचों बीच निकल पड़ता है। जैसे ही उसकी नाव गहरे समुद्र में पहुंचती है, वहां कुछ ऐसा होने लगता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। नाव के अंदर रखी हर चीज़ धीरे धीरे हवा में तैरने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद खुद हैरी का शरीर भी ज़मीन से ऊपर उठने लगता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। इसके बाद क्या होता है, हैरी को कुछ भी याद नहीं रहता। अगली सुबह उसकी आंख फिर से नाव पर खुलती है, लेकिन इस बार उसके साथ आया हुआ कुत्ता पूरी तरह गायब हो चुका होता है। जब हैरी घर वापस लौटता है तो ऑड्री उस पर बुरी तरह नाराज होती है। पड़ोसियों का कुत्ता अचानक गायब हो चुका होता है और उसे शक होने लगता है कि कहीं हैरी का इस घटना से कोई संबंध तो नहीं है। लेकिन हैरी खुद भी नहीं जानता कि पिछली रात उसके साथ आखिर हुआ क्या था। उसी रात पॉल, हैरी और छोटी एमिली घर में बैठकर टेलीविज़न देख रहे होते हैं। तभी अचानक एक बार फिर वही रहस्यमयी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगती है। हैरी तुरंत उस दिशा में देखता है जहां से आवाज़ आ रही होती है। तभी उसे एक बार फिर अपने पिता टॉम की आकृति दिखाई देती है। इस बार वह आकृति बार बार सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रही होती है, लेकिन कमरे में मौजूद बाकी किसी भी व्यक्ति को न तो वह आवाज़ सुनाई देती है और न ही टॉम की आकृति दिखाई देती है। ये सब केवल हैरी ही देख और सुन पा रहा होता है। कुछ देर बाद जब सभी लोग अपनी अपनी जगह व्यस्त होते हैं, हैरी चुपचाप एमिली को अपने साथ ले जाता है। वह उसे नाव पर बैठाता है और सीधे समुद्र के बीच की ओर बढ़ने लगता है। कुछ ही दूरी तय करने के बाद ऑड्री को इस बात का पता चल जाता है। वह तुरंत दूसरी नाव से उनका पीछा करती है और आखिरकार हैरी की नाव तक पहुंच जाती है। बिना देर किए वह नाव पर चढ़ जाती है और हैरी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच जोरदार धक्का मुक्की होने लगती है। हैरी गुस्से में ऑड्री को जोर से धक्का दे देता है। अपनी जान बचाने के लिए ऑड्री तुरंत नाव के नीचे बने छोटे से केबिन में जाकर छिप जाती है। इसी बीच नाव समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाती है और फिर वही डरावनी घटना दोबारा शुरू हो जाती है।
नाव के अंदर रखी हर चीज एक एक करके हवा में तैरने लगती है। अगले ही पल एक अदृश्य और रहस्यमयी शक्ति हैरी और ऑड्री दोनों को ऊपर आसमान की ओर खींचने लगती है। दोनों चाहकर भी खुद को उस शक्ति से छुड़ा नहीं पाते, लेकिन छोटी एमिली सुरक्षित रहती है क्योंकि वह पहले से ही एक रस्सी से नाव में बंधी हुई होती है। इसी वजह से वह हवा में नहीं उठती। अगली सुबह पॉल समुद्र में हैरी की नाव तक पहुंचता है। वहां उसे केवल एमिली जिंदा मिलती है। वह तुरंत उसे सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। कुछ समय बाद बचाव दल को ऑड्री समुद्र के पानी में तैरती हुई मिल जाती है। वह जिंदा होती है, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर होती है। वहीं दूसरी ओर हैरी का कहीं भी कोई निशान नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे वह रहस्यमयी शक्ति उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गई हो। यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर फिल्म के अंत को समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि समुद्र की गहराइयों में मौजूद कोई अज्ञात और रहस्यमयी शक्ति बहुत पहले से इस पूरे द्वीप को प्रभावित कर रही थी। संभव है कि टॉम सबसे पहले इस शक्ति के संपर्क में आया हो और उसने उसके अस्तित्व को महसूस कर लिया हो। इसके बाद धीरे धीरे वही शक्ति हैरी को भी अपनी ओर खींचने लगी। पूरी फिल्म के दौरान सुनाई देने वाली रहस्यमयी आवाज़, लोगों का अजीब व्यवहार, जानवरों का बिना वजह मरना, मछलियों का बड़ी संख्या में खत्म हो जाना, पक्षियों का आसमान से गिरना और हैरी को बार बार अपने पिता का दिखाई देना, ये सभी घटनाएं शायद उसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव का हिस्सा थीं। फिल्म का अंत जानबूझकर रहस्य से भरा रखा गया है।